हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट आईएमपी है बिकॉज इसमें से बहुत सारे डायग्राम्स पूछे जाते हैं। बात तो सही है। अगर आपको अपने प्री बोर्ड्स एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में या तो बोर्ड की एग्जाम में टॉप करना है तो ये लेक्चर को एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपके लिए इजी लैंग्वेज में और फनी वे में समझाया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई को हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहा जाता है। ये ऐसा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया है नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस। जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वहां से वो होती है रिफ्लेक्ट, और बाद में रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आईज तक ट्रैवल करती है। उसकी इमेज फिर बनती है रेटिना के ऊपर, और बाद में हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे सिचुएटेड है। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। विदाउट आईज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली देख नहीं पाएंगे। हमारी जो आई है वो लोकेटेड होती है आई सॉकेट के अंदर, जो एक स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन आई का जो शेप है वो आई बॉल के शेप को कहा जाता है स्फेरिकल। वो एक स्फीयर के फॉर्म में होता है। और आप लोगों को इसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर आई बॉल है उसकी डायामीटर कितनी होगी। तो आपको याद रखना है कि आई बॉल का जो डायामीटर है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसके रिगार्डिंग आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। आपकी स्कूल की एग्जाम जो भी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है उसमें भी ये पूछते हैं, और इवन बोर्ड की एग्जाम में भी ये आपको पूछा जाएगा। आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम जो यहाँ पे शो किया गया है वो अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना है, और साथ साथ में इसके जो कुछ आईएमपी पार्ट्स है वो आप लोगों को पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर। हम 1 बाय 1 आई के जितने भी पार्ट्स है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको कहा जाता है कॉर्निया, जो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉर्निया जो है हमारे आई का आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इसके थ्रू सबसे पहले लाइट जो है वो हमारे आई के अंदर एंटर होती है। इसका काम होता है लाइट को सबसे ज्यादा बेंड करना। लाइट को बेंड करना है मतलब कि उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारे आई की तरफ ट्रैवल करती है तो सबसे ज्यादा बेंडिंग जो है वो कॉर्निया के थ्रू होता है। आपको दिखाई दे रहा है एक आउटर मोस्ट पार्ट जो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। बल्ज्ड का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बाहर की तरफ होता है, सर्कुलर जैसा होता है, इसको कहा जाता है कॉर्निया। अब यहाँ पे आपको दूसरा पर्टिकुलर ऑर्गन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, जिसको कहा जाता है आई का लेंस। आई का जो लेंस है जनरली उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। ये ऐसा लेंस होता है जो पर्टिकुलर लाइट रेस को बेंड करता है, और बाद में वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है, वो कन्वर्ज हो जाती है और रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है। हमारी जो आई लेंस है उसका जो मटेरियल है वो जेली जैसा होता है। इसको प्रोटीन मटेरियल भी कहा जाता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये रेटिना के ऊपर रियल एंड इन्वर्टेड नेचर की इमेज बनाता है। यहाँ पे आपको रेटिना दिखाई दे रहा है लास्ट में, उसके ऊपर वहां पे इमेज बनाता है, जो बाद में इमेज हमारे ब्रेन तक ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये पार्ट आप लोग याद रखोगे कि लाइट जो है वो कन्वर्ज होके रेटिना तक पहुंचती है। सो कन्वर्ज कराने का काम करता है लेंस। थर्ड आईएमपी पार्ट जो है वो है आइरिस। इसको कहा जाता है कलर ऑफ द आई। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है।
आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी आई का कलर ब्राउन होता है, कुछ ब्लू होता है, कुछ लोगों का ग्रीन होता है, कुछ लोगों का ब्लैक होता है। तो पर्टिकुलर आई का जो कलर है वो आइरिस से डिसाइड होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। अब प्यूपिल क्या है? तो प्यूपिल को आप कह सकते हो एक ऐसा विंडो जिसको हम होल भी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि घर पे चोरी करनी है तो कई बार चोर जो है वो विंडो से आते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे आईज के अंदर लाइट एंटर करेगी तो वो कहाँ से एंटर करेगी? एक विंडो से। विंडो होती है एक छोटा सा होल जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू लाइट अंदर की तरफ एंटर होती है और बाद में वो लेंस तक ट्रैवल करेगी और बाद में वो बेंड हो जाएगी। ये पर्टिकुलर होल को एपर्चर भी कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर प्यूपिल है वहां पे उसकी साइज कई बार लार्ज भी हो सकती है, मतलब कि वो बड़ा भी हो सकता है। प्यूपिल जो है वो छोटा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंडीशन में ट्रैवल कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप सडनली मान लो कि सिनेमा हॉल में एंटर करते हो, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है उस टाइम पे, तो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। उस टाइम पे हमें ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। तो उस केस में क्या होगा? प्यूपिल का जो होल है वो लार्ज हो जाता है, मतलब कि वो ऐसे एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड हो जाएगा तो वहां से लार्ज अमाउंट में लाइट एंटर करेगी और हमें दिखाई देगा। मान लो कि आप सनी डे में ट्रैवल कर रहे हो, बाहर बहुत ही ज्यादा धूप है, उस केस में आईज में इरिटेशन होता है। तो हम क्या करते हैं? उस टाइम पे आईज को क्लोज करने का ट्राई करते हैं। तो उस केस में जो प्यूपिल है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और स्मॉल साइज का हो जाता है, सो दैट हमारे रेटिना की तरफ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लाइट ट्रैवल करे। तो एक्चुअल में लाइट कितनी एंटर होनी चाहिए हमारे आईज के अंदर, वो डिसाइड करने का काम प्यूपिल करता है। और प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ये 1 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन भी किया है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मतलब कि जब भी सिनेमा हॉल में जाओगे तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें डार्कनेस में ज्यादा लाइट चाहिए देखने के लिए। और मान लो कि आप धूप में ट्रैवल करोगे तो प्यूपिल की साइज अपने आप कम हो जाएगी, बिकॉज हमें उस टाइम पे ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो पार्ट है वो है हमारा रेटिना। रेटिना को आप कह सकते हो स्क्रीन। आपने नोटिस किया होगा प्रोजेक्टर होता है और सामने स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर बनती है इमेज। वैसे ही हमारे आई का जो पार्ट है जो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है रेटिना। वहां पे बनती है इमेज। इमेज कौन से नेचर की बनती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पर्टिकुलर नेचर की इमेज बनती है। जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है तो उसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे, ठीक है, उल्टी, जैसे कि डाउनवर्ड एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस तरीके से इन्वर्टेड इमेज वहां पे बनेगी। अब रेटिना के ऊपर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक को कहा जाता है रॉड्स, दूसरे को कहा जाता है कोन्स। ये दोनों के दोनों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रॉड सेल का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करना, मतलब कि डार्कनेस और ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। और कोन सेल्स का काम होता है कलर को डिटरमाइन करना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पर्सन जो है वो कलर ब्लाइंड होते हैं बिकॉज उनके आईज का जो कोन सेल है वो डैमेज हो चुका होता है। तो ये आप लोग याद रखना कि रॉड सेल का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटरमाइन करना, मतलब कि कितना ब्राइट है ऑब्जेक्ट या कितना डार्क है। और कोन सेल का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना कि वो कौन से कलर का है। अब कितने रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये नंबर वैसे याद रखने की जरूरत नहीं होती। टोटल 125 मिलियन जितने रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स किसी भी पर्सन की आई में प्रेजेंट होंगे।
नेक्स्ट पार्ट है सिलियरी मसल, जो आपको यहाँ पे लेंस के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। इसका काम होता है लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करना, जिसकी वजह से यहाँ पे लेंस का शेप चेंज हो जाता है और उसकी साइज भी चेंज हो जाती है। आप लोगों को पता है कि कई बार हमें दूर देखना होता है, कई बार हमें नोटबुक को रीड करना होता है, टेक्स्ट बुक को रीड करना होता है, तो ये सारा एडजस्टमेंट बहुत ही फास्ट होता है। इतना स्पीड में जो रिस्पॉन्ड करता है वो ऑर्गन होता है सिलियरी मसल्स, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं। ओल्ड एज जितने भी लोग होते हैं उनके सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो लेंस को थिन रखना है, थिक रखना है, ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने का काम जो है वो सिलियरी मसल्स करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिक नर्व, जो यहाँ पे आपको रेटिना के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं येलो वाले रीजन में। ऑप्टिकल नर्व का काम होता है यहाँ पे जो इमेज बनी है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसको सिग्नल्स भी कहा जाता है, उसके फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाना, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। हमारे रेटिना के ऊपर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो उसको प्रोसेस करके परफेक्टली इमेज को, या तो आप कह सकते हो कि परफेक्टली जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से वहां पे दिखाई दे रहा है उसी तरीके से हमें बताता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है वो ऑप्टिकल नर्व करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे इमेज नहीं बनती, सिर्फ इतना ही पार्ट आप लोगों को याद रखना है। एक और पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है वो एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है कॉर्निया और लेंस के बीच का प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का। और बाद में एक और पर्टिकुलर आपको फ्लूइड दिखाई देता है यहाँ पे, विट्रियस ह्यूमर, जो आई की जो लेंस है और रेटिना है उसके बीच को वो फील करता है, फ्लूइड होता है, और अगेन ये आई की जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब 1 मार्क की डेफिनेशन आप लोगों को पूछी जाती है कई बार, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कौन से डिस्टेंस पे रखेंगे हमारे आईज से, सो दैट हमें उसकी इमेज क्लियरली दिखाई दे, या तो हमारे रेटिना के ऊपर फॉर्म हो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेन। अगर आपको खुद से ये एक्सरसाइज करनी है तो कर सकते हो। आप लोग जो है, आपके पास जो नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है उसको अपने क्लोज लेके आओ। आप लोग ये नोटिस करोगे कि अगर वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो वहां पे नोटबुक के अंदर के जो लेटर्स है या टेक्स्ट बुक के जो लेटर्स है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप वो नोटबुक और टेक्स्ट बुक को 25 सेंटीमीटर से दूर रखोगे तो आपको परफेक्टली वो ये जो लेटर्स है वो दिखाई देंगे और इमेज वहां पे परफेक्टली बनेगी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सो दैट रेटिना के ऊपर एक क्लियर इमेज बने, वो पॉइंट को कहा जाता है नियर पॉइंट, जो जनरली होता है 25 सेंटीमीटर। मोस्ट आईएमपी है, आप लोगों को 1 मार्क में पूछा जाता है। और ह्यूमन आई जो है वो अच्छे से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक अगर प्लेस है तो हमें क्लियरली दिखाई देता है। सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर और इंफिनिटी के बीच में अगर वो प्लेस्ड है तो क्लियरली दिखाई देगा। नेक्स्ट पूछा जाता है फार पॉइंट, मतलब कि ह्यूमन आई कितने दूर तक देख सकती है और उसकी इमेज परफेक्टली रेटिना के ऊपर बनेगी। तो ऐसा कोई मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा और परफेक्ट इमेज बनेगी, वो पॉइंट को हम कहते हैं फार पॉइंट, और वो जनरली होता है इंफिनिटी। एक पर्टिकुलर मूवी के अंदर डायलॉग था, वहां पे एक एक्टर दूसरे एक्टर को कहता है कि वो तुम्हें चांद दिखाई दे रहा है, वो बोलता है कि हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो उसने तुरंत ही रिप्लाई किया, और कितना दूर दिखेगा गुड़बक।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। इसका मतलब होता है कि हमारे ह्यूमन आई की जो एडजस्ट करने की कैपेसिटी है, हमारी आई का जो लेंस है वो थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से एडजस्ट होती है फोकल लेंथ। ये पर्टिकुलर एबिलिटी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। डेफिनेशन याद रखनी है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जब भी जरूरत होगी थिन लेंस की तब वो थिन बन जाता है, जब भी थिक की जरूरत है तब वो थिक हो जाता है। अब आई की जो थिकनेस है वो कौन कंट्रोल करता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आता है सिलियरी मसल्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। मान लो कि हमें कोई पर्टिकुलर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। दूर का ऑब्जेक्ट देखना है मतलब कि फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। उसको देखने के लिए आई का लेंस हमेशा थिन होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो खास करके याद रखना है। इसी के रिगार्डिंग अभी हम आगे जाके डिफेक्ट इन आई देखने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है, बहुत ही ज्यादा दूर है, तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली हमें कितना चाहिए? ज्यादा चाहिए। उस टाइम पे लेंस कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए। उस केस में सिलियरी मसल्स कैसे पोजीशन में होंगे? तो रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगे। पता चल गया? नेक्स्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट नजदीक है, मान लो कि आप बुक को रीड कर रहे हो, उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपके नजदीक है मतलब कि फोकल लेंथ भी लेस होना चाहिए। अब इस कंडीशन में लेंस कैसा रहेगा? थिक रहेगा। और सिलियरी मसल्स कैसे रहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है डिफेक्ट्स इन विजन। उसके अंदर हम फर्स्ट देखने वाले हैं मायोपिया, जिसको कहा जाता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब हुआ कि किसी भी इंसान को नजदीक का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। नियर साइटेडनेस का मतलब नियर का दिखाई देगा, आप इजीली बुक्स को रीड कर पाओगे, लेकिन कोई स्टूडेंट लास्ट बेंच पे बैठा है तो वहां से उसको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा गया है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। अ मायोपिक पर्सन, जिसको मायोपिया हुआ है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब कि नजदीक का देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा। इस केस में क्या होगा? इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती है। खास करके ये आईएमपी पॉइंट है, नोट कर देना। ठीक है, रेटिना से पहले इमेज हमेशा बनेगी। तब जब कोई नॉर्मल पर्सन था वो तो इनफाइनाइट तक देख सकता था, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन को दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि उसका जो फार पॉइंट जो पहले इन्फिनिटी था, अब वो इन्फिनिटी से फाइनाइट डिस्टेंस पे आ चुका है, तो उसका फार पॉइंट जो है वो बन जाएगा अब लेस देन इन्फिनिटी। अब मायोपिया क्यों होगा, कौन से रीजन की वजह से होगा, ये पूछा जाता है। ये जो पूरा मायोपिया वाला क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा आप लोगों को विथ डायग्राम। अभी हम डायग्राम भी देखने वाले हैं। कॉजेस देख लो। फर्स्ट कॉज गिवन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। हमें पता है कि आई लेंस जो है वो थिन होना चाहिए। अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो थिन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो मायोपिक पर्सन है तो उसका जो आई लेंस है वो बन जाता है थिक। इसकी वजह से उसको जो है दूर का नहीं दिखाई देता। साथ साथ में एलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स। हमें पता है कि आई बॉल जो है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, लेकिन उसका आई बॉल जो है अब वो बड़ा हो चुका है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एलोंगेटेड हो चुका है, ओवल शेप का हो चुका है। इसलिए जो है अब वो पर्सन को दूर का क्लियरली दिखाई नहीं देता। अब कैसे यहाँ पे इसको करेक्ट किया जाए?
ऐसा इंसान जिसको दूर का नहीं दिखाई देता है, उसके लिए करेक्शन मेथड में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो वो डायग्राम से पता चलेगा। अब फर्स्ट जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है नॉर्मल आई। मतलब कि किसी की नॉर्मल आई है जिसको दूर का भी दिखाई देता है, नजदीक का भी दिखाई देता है। उस केस में इमेज कहाँ पे बनती है, तो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज आप देखोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो रेटिना है उसके ऊपर परफेक्टली यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये जो पर्टिकुलर लाइट रेस है वो रेटिना तक ट्रैवल करेगी और बाद में जो है वहां पे इमेज बना देती है। अब कोई पर्सन अगर मायोपिक है तो क्या होगा, तो जो रेज इस तरीके से इनफाइनाइट से आती है उसकी इमेज फिर रेटिना के ऊपर नहीं बनती है, वो बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये जो डायग्राम है वो है मायोपिक आई का, मतलब कि जिसको मायोपिया हो चुका है। अब वो पर्सन को क्या करना चाहिए सो दैट उसको दूर का क्लियरली दिखाई दे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो इमेज जो है वो बहुत ही पहले बन जाती है। हमें यहाँ पे इमेज को जो है रेटिना के ऊपर शिफ्ट करना है, पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे लाइट जो बहुत ही जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, वो कन्वर्जेंस को हमें लेट करना है। लाइट जो बहुत ही जल्दी बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग को हमें लेट करना है। तब कन्वर्जेंस का ऑपोजिट क्या होता है, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का मतलब कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस जिसको कहते हैं, और जिसको कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। तो ऐसा लेंस हम यूज करेंगे जिसकी वजह से ये कन्वर्जेंस लेट हो जाएगा और परफेक्टली रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो लेंस है वो कौन सा यूज किया गया है, कॉनकेव लेंस। तो ये जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम को कहा जाता है करेक्टेड आई। तो ये तीनों के तीनों डायग्राम आप लोगों को नोटबुक में नोट कर लेने हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर ऑब्वियसली ये गिवन ही है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। इवन जो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए वो भी आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछेंगे ही। मायोपिया के ऑपोजिट जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया में हमने देखा कि किसी भी इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता, यहाँ पे किसी भी इंसान को नजदीक का नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल क्या है, तो बुक्स को रीड करना। तो जब भी कोई पर्सन बुक को रीड करने का ट्राई करेगा, न्यूज़पेपर को रीड करने का ट्राई करेगा, तो उसे वहां पे क्लियरली दिखाई नहीं देता। इस केस में क्या होता है, तो उसका जो नियर पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर होता है वो शिफ्ट हो चुका है। 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन अब वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा। मायोपिया में क्या हुआ था, फार पॉइंट शिफ्ट हुआ था, इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे आ चुका था। यहाँ पे नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ है और वो चला गया है 25 सेंटीमीटर से दूर। नेक्स्ट क्या डिफरेंस हुआ इसके अंदर, तो मायोपिया में हमने देखा था कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनती थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड यानी कि रेटिना से पीछे बनेगी। तो ये सारे उसके डिफरेंस हो गए। इंसान को यहाँ पे नजदीक का दिखाई नहीं देखा। अब क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया, तो ऑब्वियसली वहां पे हमने देखा था कि फोकल लेंथ जो है वहां पे मायोपिया के अंदर डिक्रीज हो गई थी। यहाँ पे उसका उल्टा होगा, यहाँ पे किसी भी आई की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे पता ही था कि यहाँ पे हमें नजदीक का देखना है। नजदीक का देखने के लिए हमारी जो आई की लेंस है वो थिक रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई की लेंस जो है वो क्या रहती है, थिन रहती है, जिसकी वजह से हमें नजदीक का दिखाई नहीं देता। जो आई बॉल वहां पे एलोंगेटेड हो चुका था, अब वो बन चुका है टू स्मॉल, मतलब कि वो श्रिंक हो चुका है, जिसकी वजह से इमेज दिखाई नहीं देती। अब करेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, वहां पे हमने कॉनकेव लेंस को यूज किया था, तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं।
जैसे कि वापस से हम देखें तो नॉर्मल आई का रे डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, परफेक्टली यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। लेकिन जब मान लो किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, रेटिना के बाद में इमेज बनती है। तो उस केस में यहाँ पे लाइट जो है बहुत लेट कन्वर्ज हुई है। वहां पे क्या हुई थी, लाइट बहुत जल्दी कन्वर्ज हुई थी। यहाँ पे लाइट बहुत लेट कन्वर्ज हुई है, मतलब कि हमें यहाँ पे कन्वर्जेंस को एडवांस करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है। हमेशा इसका डिफरेंस बिटवीन पूछा जाने का चांस भी रहता है। नेक्स्ट होता है प्रेस बायोपिया, जिसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे पर्सन जिसकी एज 60 से खास करके ज्यादा हो चुकी है, उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता, ना तो उनको नजदीक का क्लियरली दिखाई देता है, ना ही उनको दूर का दिखाई देता है। तो जब भी उनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया साथ में हो चुका है तो उस चीज को कहा जाता है प्रेस बायोपिया। यहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम होती है, तो उनके जो सिलियरी मसल्स थे, जो आई की लेंस को थिन और थिक करने का काम करते थे, वो वीक हो चुके हैं। इसकी वजह से वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो कंप्लीटली जा चुकी होती है, इसलिए उनको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जो दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, उनके ऐसे टाइप के चश्मे होते हैं। ठीक है, ऊपर का जो पर्टिकुलर लेंस होता है वो दूर का देखने के लिए होता है, नीचे का जो लेंस होता है वो नजदीक का देखने के लिए होता है। ऐसे टाइप के लेंस को कहा जाता है बाईफोकल लेंस, मतलब कि वो दूर के लिए भी काम में आते हैं, नजदीक के लिए भी काम में आते हैं। ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा, ये 1 मार्क में खास करके आप लोगों को पूछा जाएगा। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिज्म। प्रिज्म किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है। एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके 2 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और साथ साथ में 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, उनको हम कहते हैं प्रिज्म। आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, फ्रंट में एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, वैसे ही बैक में भी एक ट्राइंगल होगा, और वैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड, राइट साइड और इसका नीचे का बेस ऑब्जर्व करोगे तो आपको रेक्टेंगल के शेप में दिखाई देगा। ऐसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से बाद में जब हम यहाँ से लाइट पास करते हैं तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रिज्म है उसमें से 1 मार्क का एक डेफिनेशन पूछा जाता है, जिसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे 2 सरफेसेस आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेक्टेंगुलर सरफेस और ये वाली रेक्टेंगुलर सरफेस। इसके बीच में ये जो पर्टिकुलर एंगल दिखाई देता है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जनरली ये होता है 60 डिग्री। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ प्रिज्म जनरली 60 डिग्री जितना बनता है। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब एक मोस्ट आईएमपी फेनोमेना, जिसका डायग्राम आपको और उसकी थियरी मिलके टोटल 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने लाइट चैप्टर में देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे हमें देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास के प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वहां पे वो बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब भी लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। सबसे पहले ये हमें डिसाइड करना है कि इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप लोगों तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर ग्लास प्रिज्म दिखाई दे रहा है ट्राइंगल के फॉर्म में, वो ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर नॉर्मल का मतलब होता है कि हमारे पास जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पर्टिकुलर सरफेस दिखाई दे रही होगी। मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे आपको ये सरफेस दिखाई दे रही है। अब उससे परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जिसको हमने एन और एन डैश कह दिया।
सिमिलरली आपको यहाँ पे ये दूसरी सरफेस दिखाई दे रही है, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे m और m डैश ड्रॉ कर लिया। अब जब हम यहाँ से इंसिडेंट रे को पास करेंगे तो ये वाला मीडियम है हमारा रेरर मीडियम। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो एयर है और ये ग्लास प्रिज्म है, ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसलिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके कंपैरिजन में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लेस हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि रेरर टू डेंसर मीडियम में जब जाएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब कि बेस की तरफ ये जो लाइट है मूव करेगी, सो वो बेस की तरफ मुड़ जाएगी। क्या देख सकते हो आप यहाँ पे कि वो बेस से पैरेलल हो जाती है। अब जब वो डेंसर टू रेरर मीडियम में ट्रैवल करेगी, ऑब्वियसली वापस से जब यहाँ से रे बाहर आएगी तो उसका जो पर्टिकुलर मूवमेंट है वो डेंसर से रेरर की तरफ है। अगेन इसका नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे जो है इसका एंगल है ये वाला, उसको हम अगेन क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी अब वो डेंसर टू रेरर जाएगी तो वो बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। इसकी वजह से आप नोटिस करना कि ये वाला जो एंगल है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा ही होगा। दैट मीन्स इस तरीके से यहाँ पे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। आप लोगों को याद हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि लाइट का पाथ कितना चेंज हुआ, कितना डिग्रीज चेंज हुआ, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जब भी हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म नहीं था तो लाइट ऐसे ट्रैवल करने वाली थी, ये वाले पार्ट को वो फॉलो करने वाली थी, वो बी से ऐसे ई तक जाने वाली थी। लेकिन बीच में ये ग्लास प्रिज्म आ जाता है, इसलिए उसकी ये डायरेक्शन चेंज हो गई। अब नोटिस करना कि इंसिडेंट रे किस तरीके से जाने वाली थी और वो बाद में इमर्जेंट रे बन गई। तो पर्टिकुलर एंगल में जो चेंज आया, यहाँ पे जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आप लोगों को 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। डेफिनेशन भी आप लोग नोट कर लेना, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जैसे कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसी फेनोमेना को हम यहाँ पे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगेन यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के लिए अगेन 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे लाइट स्प्लिट हो जाती है तो एक 7 कलर का बैंड बनता है जिसको हम VIBGYOR कहते हैं, विबग्योर। इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाती है। आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो विबग्योर बनता है वो उल्टा बनता है, मतलब कि V सबसे नीचे आता है, फिर I, फिर B, फिर G, Y, O और R, इस तरीके से उल्टा ये स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड ऑफ 7 कलर्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, उसको आप ग्रुप भी कह सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जो कलर है वो सबसे ज्यादा बैंड होगा और कौन सा कलर सबसे लीस्ट बैंड होगा। तो आप लोगों को ये एक रिलेशन याद रखना है कि डेविएशन जो है, डेविएशन मतलब कि बेंडिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/वेवलेंथ। ठीक है,
वेवलेंथ क्या होता है तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा हुआ था। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है, और डेविएशन और वेवलेंथ कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो लीस्ट डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो मैक्सिमम डेविएट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो लीस्ट है, दैट मीन्स वो जो है मैक्सिमम डेविएट होगा, इसलिए वो सबसे नीचे मिलेगा। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे लीस्ट डेविएट होगा। पता चल गया आप लोगों को? तो इस तरीके से यहाँ पे पता चलेगा, और ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो आपको सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डेफिनेशन नोट कर लेना। व्हेन लाइट इज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, और ये फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कौन से कलर यहाँ पे स्प्लिट होते हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं, वो भी आप लोगों को पता चल चुका है। और कौन सा रिलेशन आपको याद रखना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है वेवलेंथ के साथ। रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वायलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है बिकॉज उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे स्मॉल है। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। जिस तरीके से हमने देखा कि लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, क्या हम वापिस से उसको रिकम्बाइन करके वापिस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पर्टिकुलर चीज जानने की कोशिश की थी न्यूटन ने, और बाद में उनको सक्सेस भी मिली। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्रिज्म को रखा, जिसकी वजह से वहां पे व्हाइट लाइट जो है वो वैसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, आपको दिखाई दे रहा है ये इन्वर्टेड प्रिज्म है, मतलब कि उसको उल्टा रख दिया। उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे ये जो 7 कलर्स थे वो रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट जो है वो बना देते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए है, तो इसको लर्न नहीं करोगे तो चलेगा। बस ये जानना जरूरी है कि व्हाइट लाइट हम कैसे वापस से बना सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, हमेशा हर साल ये पूछा ही जाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो जो है वो बनता है बिकॉज ऑफ 3 प्रोसेसेस। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 फेनोमेना होते हैं जिसकी वजह से रेनबो बनता है। जब भी सनलाइट एक वाटर के ड्रॉप में से पास होती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नायग्रा फॉल्स जो कनाडा में है वहां पे अक्सर रेनबो बनता है। इवन जब भी बारिश होती है तो उसके बाद रेनबो बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वहां पे वाटर के पार्टिकल्स जो है वो एज अ प्रिज्म वर्क करते हैं। जैसे प्रिज्म में से 7 कलर्स निकलते हैं, वैसे ही ये वाटर के ड्रॉप जो है वो प्रिज्म की तरह वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जैसे ही व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है टुवर्ड्स दी वाटर ड्रॉप, तो उस केस में सबसे पहले वो बेंड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग के बाद वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन, और बाद में ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है वहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमारे आईज तक वो 7 कलर्स पहुंचते हैं और हमें बाद में रेनबो दिखाई देता है। कंडीशन क्या है रेनबो देखने की? तो सन मस्ट बी, ये पूछा जाएगा, सन मस्ट बी बिहाइंड योर बैक।
अगर सन हमारे पीछे होगा तो हमें रेनबो दिखाई देगा। ये चीज आप लोगों को खास करके याद रखनी है। जो चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेनबो को हम नेचुरल स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो रेन शावर्स के बाद दिखाई देता है। 3 फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो एज अ प्रिज्म यहाँ पे वर्क करते हैं। पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर बाद में डिस्पर्जन होता है और लास्ट में इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और बाद में ऑब्जर्वर को रेनबो दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आईएमपी फेनोमेना जो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप लोगों को पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है। सबसे ज्यादा एयर की डेंसिटी टूवर्ड्स अर्थ होती है, बिकॉज हमें यहाँ पे इजीली जो गैसेस है जो हमें चाहिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और जितने भी गैसेस है वो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम टूवर्ड्स एल्टीट्यूड ट्रैवल करते हैं, जितना ज़्यादा हम हाइट पे ट्रैवल करेंगे तो वैसे ही एयर जो है वो थिन होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा एयर की डेंसिटी सरफेस की तरफ होती है अर्थ के, और जैसे ही हम सरफेस से दूर चलते जाते हैं, स्पेस की तरफ ट्रैवल करते जाते हैं, वैसे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता जाएगा जैसे हम स्पेस की तरफ ट्रैवल करते जाएंगे, और उसकी वजह से जो लाइट बैंड होती है जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसका मतलब यहाँ पे बनता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से बहुत सारे फेनोमेना हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। आपने नोटिस किया होगा कि मान लो कि एक कैंडल है, ठीक है, कैंडल के आसपास वेपर्स दिखाई देते हैं आप लोगों को, और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको फ्लिकर तरीके से दिखाई देगा, फ्लिकर कर रहा है, मूव करता है, ऐसा दिखाई देता है। स्टार्स की जो पोजीशन है वो हमें बहुत ज्यादा हाइट पे दिखाई देती है। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारे के सारे फेनोमेना जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्टार्स की जो हाइट है वो उसकी एक्चुअल हाइट से हमें ज्यादा दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले देखो कि एक्चुअल पोजीशन जो स्टार की है वो यहाँ पे होती है। हमने ये देखा कि ऊपर की तरफ हम ट्रैवल करेंगे तो एयर की डेंसिटी जो है वो लेस होती जाएगी, तो जैसे हम नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो एयर की डेंसिटी कहो या तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन कहो, वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स लाइट जो है वो यहाँ पे रेरर मीडियम की तरह वर्क करती है, सॉरी एयर जो है वो यहाँ पे रेरर मीडियम की तरह वर्क करती है, और यहाँ पे एयर जो है वो एज अ डेंसर मीडियम की तरह वर्क करती है। तो जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी तो वो बेंड करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। दैट मीन्स वो बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी और हमारे आइस तक ट्रैवल करेगी। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो विजन है वो तो स्ट्रेट होता है। दैट मीन्स ये वाला जो पर्टिकुलर स्टार है वो हमें उसके कंपैरिजन में ज्यादा हाइट पे दिखाई देता है। 2 मार्क्स के लिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो चीज आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एक्चुअल में जो हमें सन दिखाई देता है सनराइज के वक्त वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन उस टाइम पे सन अभी भी हॉराइजन से नीचे ही होता है। हॉराइजन मतलब कि आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, उसको हॉराइजन कहा जाता है। उसके नीचे आपको सन एक्चुअल में यहाँ पे होता है, ठीक है, ये थी उसकी एक्चुअल पोजीशन, लेकिन ये है उसकी एपेरेंट पोजीशन, वो यहाँ पे है लेकिन दिखाई देता यहाँ पे है। ऐसा क्यों होता है? तो अगेन यहाँ पे जो लाइट है वो अगेन ट्रैवल करती है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, इस जिसकी वजह से लाइट ऐसे बेंड हो जाती है, और जब लाइट बेंड हो जाती है
तो उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन हमारा विजन तो स्ट्रेट होता है, इसलिए सन जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। कितना अर्ली दिखाई देता है ये आपको मोस्ट आईएमपी पार्ट है, पूछा जाता है। 2 मिनट्स अर्ली दिखाई देता है, मतलब कि यहाँ पे सन जो है ना एक्चुअल में 2 मिनट्स बाद आने वाला है, लेकिन हमें सनराइज 2 मिनट पहले ही हो जाती है, ऐसा फील होता है। सेम सन जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे होता है, लेकिन हमें सनसेट 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। तो सन यहाँ पे होगा, लेकिन हमें वो यहाँ पे दिखाई देगा कि वो एक्चुअल में अभी भी सनसेट हो चुका है, ऐसा हमें पता लगेगा, लेकिन अभी तक सनसेट हुआ नहीं था। तो बस ये पूरी थियरी आप लोगों को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज याद रखनी है कि 2 मिनट्स अर्लियर हमें सनराइज दिखाई देता है और 2 मिनट्स डिलेड सनसेट होता है। तो एक्चुअल डिफरेंस जो पूरे दिन में आता है वो 4 मिनट्स का हो जाता है। नेक्स्ट आईएमपी फेनोमेना है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था। जब भी लाइट जो है वो कॉलोइडल पार्टिकल्स में से पास होती है तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो इफेक्ट है वो घर पे भी देखा होगा कि मान लो कि आपका जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बाद में जब वहां से सनलाइट पास होती है तो वहां पे आपको डस्ट के पार्टिकल्स का पाथ दिखाई देता है, ठीक है। उस फेनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जहां पे हमें लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है उसको हम टिंडल इफेक्ट कहेंगे। ये अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो कि मान लो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसके अंदर आप मिल्क को प्लेस कर दो और उसमें से लाइट के पाथ को देखोगे तो आपको वहां पे टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, जिसकी वजह से उसका पाथ दिखाई देता है। अब यहाँ पे मोस्ट आईएमपी 1 मार्कर्स पूछे जाते हैं कि लाइट कब स्प्रेड होगी और कौन से कलर की लाइट स्प्रेड होगी। मान लो कि यहाँ पे अगर साइज के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, हमने ये देखा कि लाइट जो है वो स्प्रेड होती है, कितने अमाउंट में स्प्रेड होगी और कौन सा कलर स्प्रेड होगा वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन से पार्टिकल्स में से ट्रैवल करती है। अगर पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फाइन है, फाइन का मतलब स्मॉल है, तो उस केस में जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है यानी कि ब्लू कलर की जो लाइट है वो स्कैटर होगी, ठीक है। हमें मॉर्निंग के टाइम पे देखोगे तो स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे एयर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स कैसे होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, स्मॉल साइज के होंगे, तो स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर होगी, इसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। अगर मान लो पार्टिकल्स की साइज मीडियम है तो उस केस में लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट यानी कि रेड कलर की लाइट दिखाई देगी। स्पेसिफिकली आपने नोटिस किया होगा सनसेट के टाइम पे, उस टाइम पे स्काई का कलर जो है वो ऑरेंज या तो रेड कलर का दिखाई देता है, बिकॉज वहां पे पार्टिकल्स की साइज इवनिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ जो है, लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगी। अब 1 मार्क्स में आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों डेंजर साइंस जो है वो रेड कलर की होती है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में भी ये जो स्टॉप का रेड कलर का सिग्नल दिखाई देता है, क्यों उसको रेड ही बनाया गया है? बिकॉज रेड कलर की जो लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि कितने भी दूर आप खड़े हो ट्रैफिक सिग्नल से, फिर भी रेड कलर की लाइट आप तक इजीली ट्रैवल करती है, वो कभी भी स्प्रेड नहीं होती। चाहे फॉग हो या स्मोक हो, आपको रेड कलर हमेशा दिखाई देता है। तो एज अ सेफ्टी पर्पस हम डेंजर साइंस जो है वो रेड कलर की बनाते हैं, सो दैट एक्सीडेंट ना हो,
रेड कलर की लाइट सबसे कम स्कैटर करती है। अगर वो सबसे कम स्कैटर करती है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाएगी, इसलिए हम वो रेड कलर का बनाते हैं। नेक्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्काई का कलर क्यों ब्लू दिखाई देता है क्लियर डे के टाइम पे। ऑब्वियसली उस टाइम पे पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही फाइन होते हैं, तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो स्कैटर होगी यानी कि स्प्रेड होगी। सबसे जो लीस्ट वेवलेंथ हमें मिलती है वो होती है ब्लू कलर की। दैट मीन्स हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाइट चैप्टर के एजर्शन रीजन, केस स्टडी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।